जी बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है और उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, यूरेटर्स मौजूद है, यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि फीमेल्स के अंदर वजाइना के थ्रू ओपन हो रही है और मेल्स के अंदर पीनस के थ्रू वो ओपन हो रही है। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन किडनी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह से बनता है, इसके स्टेप्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम करते हैं। और लास्ट पे हम एक टॉपिक देखेंगे कि यूरिन को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट से मुराद है जब बॉडी को वाटर की कंजर्वेशन की जरूरत है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है, तो बॉडी की जरूरत क्या है, उस वाटर को मेंटेन करना। तो कम से कम वाटर को यूरिन के जरिए किस तरह से किडनीज रिमूव करेंगी। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हम जो मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे वो तीन मेन हेडिंग्स कौन सी हैं। पहले नंबर पे हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर बात करेंगे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की। पहला जो स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद हम बात करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद हम दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा जो पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तीसरी जो मेन हेडिंग होगी वो है सिक्रीशन। ये तीन स्टेप्स किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम कर रहे हैं। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। पहले हम इन तीन स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर दोबारा से देखेंगे। जो लास्ट टाइम हमने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का था। किडनी के स्ट्रक्चर में आपको याद होगा मैंने दो तरह के नेफ्रॉन की बात की थी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन थे जो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद थे और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन थे जो कि मेडुला रीजन के अंदर मौजूद थे। तो ये मैं आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसके दो रीजन्स की बात की थी, कॉर्टिकल रीजन और इसके दो जो रीजन हमने कहा था, एक तो बाहर वाली साइड पे मौजूद था कॉर्टिकल रीजन जिसको कॉर्टेक्स या फिर रीनल कॉर्टेक्स का नाम दिया था, और अंदर वाली साइड पे था रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर आपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम था, इन स्ट्रक्चर का नाम था मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज के बारे में पढ़ा था हमने रीनल मेडुला के अंदर। रीनल मेडुला के अंदर मेडुलरी रेज मौजूद है। अब मेडुलरी रेज क्या चीज है, मेडुलरी रेज एक्चुअल में ट्यूब्यूल्स हैं। किस चीज की ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन की। तो ये मेडुलरी रेज मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से। मेडुलरी रेज के अंदर नेफ्रॉन्स की क्या चीज मौजूद है, ट्यूब्यूल्स मौजूद है। और जो हमने जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात की थी, हमने कहा था जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो ज्यादातर मेडुला के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए तो हम उनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम देते थे। ये मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया मेडुलरी रेज। अब यहां पर मैं आपको किडनी का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा, किडनी का थोड़ा सा पार्ट मैं दिखाऊंगा। उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है या सोल्यूट की कंडीशन है वो किस तरह की है। मैं आपको यहां से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। लेट्स सपोज कि मैं इतना सा पार्ट आपको किडनी का दिखा रहा हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे, एक नेफ्रॉन को प्लेस करके देखेंगे एक नेफ्रॉन इस जगह पे किस तरह से काम कर रहा है। यहां पे देखिएगा ये जो मैं लाइंस आपको दिखा रहा हूं, इस लाइंस के अंदर दोनों रीजन आ रहे हैं। कॉर्टिकल रीजन का पार्ट भी आ रहा है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, और इसके साथ रीनल मेडुला का पार्ट भी शामिल है। कॉर्टेक्स और
मेडुला, दोनों रीजन्स का क्रॉस सेक्शन आ रहा है इसके अंदर। इस जगह पे मैं आपको एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन प्लेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किस तरह से मौजूद होता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आपने पढ़ा था, ऐसा नेफ्रॉन है जिसका बुमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स के करीब होता है और इसका ट्यूब्यूलर पार्ट कहाँ पे होता है, इसका ट्यूब्यूलर पार्ट मेडुला रीजन के अंदर होता है। और ये नेफ्रॉन कहाँ पे ओपन होता है, ये नेफ्रॉन रीनल पेल्वस के अंदर ओपन हो रहा है। ये जो ग्रीन कलर का मैंने आपको यहाँ पे नेफ्रॉन दिखाया है, ये कौन सा नेफ्रॉन है, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन दिखाया है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किस तरह से काम करेगा। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, मैं इस नेफ्रॉन को इसका बड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहां पर सोल्यूट की कंडीशन की। किडनी के अंदर ये कौन सी जगह है, ये है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस वो पॉइंट है, वो जगह है जहां पर नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स आके ओपन होती हैं और नेफ्रॉन जो यूरिन बना रहे होते हैं उसको रीनल पेल्विस के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। रीनल पेल्विस से यूरिन क्या करता है, यूरिटर्स के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो ये हम मैकेनिज्म देखेंगे कि ये नेफ्रॉन, ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहा है और इसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट किस तरह का है। देखें, आधा नेफ्रॉन यहाँ पे मैंने दिखाया है कॉर्टिकल रीजन के अंदर और इसका ट्यूब्यूलर पोर्शन मैंने दिखाया है मेडुलरी रीजन के अंदर। ऐसा क्यों है, इसकी अभी हम बात करते हैं। यहां पे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं नेफ्रॉन का। ये मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन दिखा रहा हूं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का पहला पोर्शन दिखा रहा हूं मैं। इस पोर्शन का क्या नाम है, इस पोर्शन का नाम आप पढ़ चुके हैं, बुमेन्स कैप्सूल। इस पोर्शन का नाम है बुमेन्स कैप्सूल। इसको बुमेन्स कैप्सूल क्यों कहते हैं, क्योंकि बुमेन वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दिस कैप्सूल, कैप्सुलर स्ट्रक्चर। बुमेन्स कैप्सूल के बाद कौन सा पार्ट शुरू होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड पार्ट। ये आप ट्यूब्यूलर सिस्टम पढ़ के आए थे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब, कॉन्वोलेटेड से मुराद होता है जिसके अंदर कर्व्स मौजूद हो। ये कौन सा पार्ट दिखाया है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड पार्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड पार्ट डिसेंड करता है नीचे की तरफ और ये बनाता है डिसेंडिंग लिम्ब। क्या चीज बनाता है, डिसेंडिंग लिम्ब। ये इसने डिसेंडिंग लिम्ब बना दिया, किसका, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थिन पार्ट स्टार्ट होता है, किसका, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये भी लूप ऑफ हेनले है, लेकिन ये उसका कौन सा पार्ट मैंने दिखाया है, ये उसका थिन पार्ट दिखाया है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसकी थिकनेस वेरिएबल है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये हाफ तक, मिडल तक जो पार्ट है ये थिक पार्ट है और इसके बाद शुरू होता है थिन पार्ट। थिन पार्ट के बाद इस पूरे ट्यूब्यूलर सिस्टम को जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है किडनी के अंदर, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, ये कर्व की फॉर्म में यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए हम इसको ओवरऑल इस लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये मैं आपको कर्व की फॉर्म में दिखा रहा हूं। जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये कर्व बनाएगा और फिर दोबारा से ये अपवर्ड मूव करेगा। जब ये अपवर्ड मूव करता है तो इसका नाम डिसेंडिंग लिम्ब की बजाय क्या हो जाता है, इसका नाम असेंडिंग लिम्ब बन जाता है। क्यों, असेंड का मतलब होता है अपवर्ड मूव करना। अब ये लिम्ब क्या है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पार्ट का नाम है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब है किसका, लूप ऑफ हेनले का। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है शुरू में इसका जो पार्ट है ये थिक है, इसके बाद थिन पार्ट शुरू होता है। थिन पार्ट जब लूप ऑफ हेनले बनता है
तो इसके बाद दोबारा से थिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। अब ये असेंडिंग लिम्ब क्या करता है, इसके बाद दोबारा से ट्यूब्यूलर सिस्टम बना देता है। ये इसका मैं दोबारा से ट्यूब्यूलर सिस्टम दिखा रहा हूं असेंडिंग लिम्ब का। और असेंडिंग लिम्ब जब दोबारा से कर्व बनाता है, इसका वो पार्ट जो वुमेन कैप्सूल से दूर हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल से मुराद होता है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है करीब। तो ये बना देता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, नीचे की तरफ मेडुला के अंदर मूव करता है। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डक्ट बनाता है, इस डक्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट कहां पे ओपन होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्वस के अंदर ओपन होती है। इस जगह पे ये रीनल पेल्वस के अंदर कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कॉर्टिकल पार्ट। कॉर्टेक्स के अंदर देखें वुमेन कैप्सूल मौजूद है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दो रीजन्स दिखाता हूं। एक रीजन है कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कॉर्टिकल रीजन के अंदर वुमेन कैप्सूल मौजूद है। इस कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है। इस कॉर्टिकल रीजन के अंदर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या चीज बनाती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनाती है कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट बोलते हैं बड़े साइज के पाइप को। ये कलेक्टिंग डक्ट बनाती है इस तरह से। ये कलेक्टिंग डक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन एक्चुअल में किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ड्रॉ की थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी दोबारा से रिव्यू कर देता हूं इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन की तरफ जो आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रही होती है, एक बात मैंने बताई थी, जब आर्टरीज, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है तो वो ब्रांचेस बना देती है। कौन सी ब्रांचेस बनाती है, वो आर्टीरियोल्स के अंदर डिवाइड होती है। और आर्टीरियोल में से एक आर्टीरियोल मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो कि ब्लड को लेके आ रही है किस डायरेक्शन में, ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आ रही है। जब ये वुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होती है, वुमेन कैप्सूल में एंटर होने के बाद ये यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ब्रांचेस बना देती है। इन ब्रांचेस की वजह से कैपिलरीज बन जाती हैं। आर्टीरियोल किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वैसे बोलते हैं नेटवर्क को, गुच्छे को। तो ये बना देती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बनाने के बाद ये आर्टीरियोल, अब होता क्या है, नॉर्मल तौर पे कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बनती हैं, वो मिलके वेन्स वगैरह बनाती है। लेकिन यहाँ पे कैपिलरीज के बाद दोबारा आर्टीरियोल का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम इफरंट आर्टीरियोल का नाम देते हैं। आर्टीरियोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोबारा से ब्रांच ऑफ होगी, ये दोबारा से ब्रांच ऑफ होगी और क्या चीज बनाएगी, दोबारा से कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। इसलिए हम इसको भी आर्टीरियोल का नाम देते हैं। किस तरह से ये दोबारा से नेटवर्क बनाएगी, इसकी हम डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। इस स्वोलन पार्ट को, कप शेप स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल के बाद, वुमेन कैप्सूल के अंदर जो आर्टरीज की सप्लाई है, आर्टीरियोल की सप्लाई है, जो ब्लड को इस वुमेन कैप्सूल के अंदर लेके आ रही है, इस आर्टीरियोल को बोलते हैं एफरंट आर्टीरियोल। एफरंट आर्टीरियोल। एफरंट का मतलब होता है टूवर्ड्स मूव करना। टूवर्ड्स किसकी तरफ, वुमेन कैप्सूल की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं एफरंट आर्टीरियोल। इस आर्टीरियोल को नाम दिया जाता है इफरंट आर्टीरियोल। इफरंट आर्टीरियोल। एफरंट आर्टीरियोल और इफरंट आर्टीरियोल में क्या डिफरेंस है, इफरंट, ई से याद रखिएगा एग्जिट, वो आर्टीरियोल
जो ब्लड को लेके एग्जिट हो रही है, कहां से, वुमेन कैप्सूल से, उसको बोलते हैं इफरंट आर्टीरियोल। एफरंट आर्टीरियोल और इफरंट आर्टीरियोल। अब एफरंट आर्टीरियोल आपने देखा, एफरंट आर्टीरियोल ब्रांच ऑफ होके कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या नाम दिया जाता है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के अंदर ब्रांच ऑफ होती है। अब जब इफरंट आर्टीरियोल वुमेन कैप्सूल से निकलती है, ये क्या करती है, ये इस ट्यूब्यूल के गिर्द, इस पूरी की पूरी नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर, ये मैं कैपिलरीज जो दिखा रहा हूं, इन कैपिलरीज का क्या नाम है, इन कैपिलरीज का नाम है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इनको पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज ही क्यों कहा गया, इनको पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, किसके, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के, इसलिए इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, पेरिफेरल साइड पे, किसके इर्द गिर्द, ट्यूब्यूल्स के, किसकी ट्यूब्यूल्स के, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के, इसलिए इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये मैं आपको जस्ट पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क दिखा रहा हूं। इसके फंक्शंस की भी बात करेंगे, ये क्या काम करती है डिटेल के साथ। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, इन कैपिलरीज को मैं लेबल कर देता हूं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, किसके गिर्द, ट्यूब्यूल के गिर्द, किसकी ट्यूब्यूल के गिर्द, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के गिर्द, इसलिए इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब यहां तक मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, 4 पॉइंट बताए हैं, एफरंट आर्टीरियोल, इफरंट आर्टीरियोल, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब वुमेन कैप्सूल से ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है, ट्यूब्यूलर सिस्टम से मुराद अंदर से हार्ली है, इसके अंदर ल्यूमन मौजूद है, और ये जो पार्ट इसका वुमेन कैप्सूल के करीब है, इसको नाम दिया था हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और इसको हमने नाम दिया था डिस्टल कॉन्वोलेटेड, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल का क्या नाम है, इस डक्ट का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां पे मैं रीजन, ये जो मैंने ब्लू लाइन दिखाई है, ब्लू लाइन दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इस ब्लू लाइन के ऊपर वाला पार्ट जो है ये कार्टिकल पार्ट है, और इस ब्लू लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है ये मेडुलरी पार्ट है। तो मैं इसको लेबल कर देता हूं, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा रीजन है, किडनी के कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है ये पार्ट, और ये मौजूद है मेडुला के अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये पार्ट्स मौजूद हैं। तो यहां पर हमने बात की है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज की, ग्लोमेरुलस की, वुमेन्स कैप्सूल की, एफरंट आर्टीरियोल की और इफरंट आर्टीरियोल की। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म को, किस तरह से यूरिन की प्रोडक्शन होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने लगा हूं, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अब एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर किडनी का काम है एक्सक्रीशन। किसकी एक्सक्रीशन, यूरिया को बॉडी से रिमूव करना। यूरिया कहां से आया, लिवर के अंदर, लिवर के अंदर आपने यूरिया साइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है, वो यूरिया ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। अब 20% ब्लड एट अ टाइम, एक कार्डियक बीट का 20% ब्लड जो है वो किडनी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जब किडनी को ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन कौन करता है, ये ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये फिल्ट्रेशन करता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर परफोरेशंस मौजूद हैं, ओपनिंग्स मौजूद हैं, पोर्स मौजूद हैं। इन ओपनिंग्स की वजह से, इन परफोरेशंस की वजह से क्या होता है, इन परफोरेशंस की वजह से यहां पर फिल्ट्रेशन होती है। मैं इस फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म आपको बताने लगा हूं, किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म की अगर बात करें, पहला स्टेप हमने कहा है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है,
फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए याद रखिएगा एफरंट आर्टीरियोल और इफरंट आर्टीरियोल। एफरंट आर्टीरियोल जिस ब्लड को लेके आ रही है इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इस ब्लड का प्रेशर जो है ये फिल्ट्रेशन की वजह बनता है। जब ब्लड को फोर्सफुली प्रेशर लगा के भेजा जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस के अंदर परफोरेशंस मौजूद हैं। मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, ग्लोमेरुलस के अंदर हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इन कैपिलरीज के अंदर परफोरेशन मौजूद है। परफोरेशन या फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रेशन या परफोरेशन से मुराद है सुराख मौजूद है। इसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन, किन की, वेस्ट, जो स्मॉल वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको फिल्टर कर लिया जाता है और उस फिल्टर्ड मटेरियल को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऐसा फिल्ट्रेट कहते हैं जो चीज फिल्टर हुई है, ऐसा फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका एक और नाम भी याद रखिएगा, प्राइमरी यूरिन। इसको प्राइमरी यूरिन का नाम भी दिया जाता है। प्राइमरी यूरिन प्रोड्यूस हुआ किस वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहां पे हुआ है, ग्लोमेरुलस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा, क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, रीअब्जॉर्प्शन क्या चीज है, री का मतलब होता है अगेन, अब्जॉर्प्शन का मतलब है अब्जॉर्ब करना, दोबारा से अब्जॉर्ब करना। अब जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है तो वेस्ट पार्टिकल्स कहां पे मूव कर जाते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर मूव कर गए हैं। इन वेस्ट पार्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अंदर यूरिया मौजूद होता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस वगैरह, हाइड्रोजन आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, या फिर यूरिया मौजूद होता है। अब इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या प्राइमरी यूरिन का। अब क्वेश्चन ये है, यहां पर ब्लड सेल्स क्यों नहीं मूव कर सकते, ब्लड सेल्स इसलिए नहीं मूव कर सकते, ये जो परफोरेशन स्लिट्स हैं या जो परफोरेशन हैं इनका डायामीटर इतना बड़ा नहीं होता कि इनमें से आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज जो है वो क्रॉस कर सके, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वेस्ट मटेरियल और कुछ असेंशियल मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन के अंदर यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, सोडियम आयंस को अब्जॉर्ब किया जाता है, सोडियम आयंस को, पोटेशियम आयंस को, क्लोराइड आयंस को, छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, फैटी एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, किसी हद तक यूरिया भी थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिया, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स को दोबारा से अब्जॉर्ब कर दिया जाता है। कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है, इनको इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जिसको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का नाम दिया जाता है। तो ये है रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा जो स्टेप है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के ट्यूब्यूल जो है, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल किस चीज की सिक्रीशन करती है, जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है ये हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करती है,
ल्यूमन के अंदर। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से ग्रीन कलर के मैं डॉट्स जो दिखा रहा हूँ, इससे मुराद है हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस की क्या होती है, सिक्रीशन होती है कि ल्यूमन के जो सेल्स हैं ये हाइड्रोजन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं ये ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट किया जाता है। क्यों सिक्रीट किया जाता है, ताकि यूरिन की या प्राइमरी यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जा सके। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस वगैरह की सिक्रीशन होती है। तो इन स्टेप्स के बाद क्या होता है, इन स्टेप्स के बाद जो है वो यूरिन या फिर वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, कि यूरिन को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट से क्या मुराद है, यूरिन कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म देखने लगे हैं, यूरिन को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यूरिन को कब कंसंट्रेट किया जाएगा, फिर हमें पता होना चाहिए यूरिन को कैसे कंसंट्रेट किया जाएगा। यूरिन की कंसंट्रेशन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन जो है या तो इनको वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, दो तरह की कंडीशन में हो सकते हैं, या फिर इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। जब वाटर का शॉर्टेज मौजूद है, वाटर शॉर्टेज के अंदर क्या होगा, किडनी किस तरह से काम करेगी, या फिर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब बॉडी को वाटर की डेफिशिएंसी है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के, जब वाटर की डेफिशिएंसी है तब किडनीज किस तरह से काम करेंगी, या फिर जब एक्सेसिव वाटर मौजूद है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तब किडनीज किस तरह से काम करेंगी। पहले हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के अंदर किडनीज किस तरह से काम करती हैं। ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जब बॉडी को वाटर की जरूरत है उस वक्त क्या करना होगा, उस वक्त किडनीज ने कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। यहां पे दो टर्म्स यूज होंगी, कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन से मुराद ऐसा यूरिन है जिसके अंदर यूरिया ज्यादा से ज्यादा हो और वाटर मिनिमम हो। कंसंट्रेटेड यूरिन कब होगा, जब बॉडी को रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, वाटर की डेफिशिएंसी है, जब बॉडी को वाटर की एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद है, तब क्या होगा, तब वाटर को रिमूव किया जाएगा, तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। एक्सेस अवेलेबिलिटी के अंदर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, और शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के अंदर वाटर की कंजर्वेशन जरूरी होती है, इसलिए कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। इस कंसंट्रेटेड यूरिन को हम हाइपरटोनिक यूरिन भी कह सकते हैं। हाइपरटोनिक यूरिन क्यों, क्योंकि इस यूरिन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है, तो हाइपरटोनिक यूरिन का नाम भी आपकी बुक के अंदर दिया गया है। अब हम ये देखेंगे हाइपरटोनिक यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होगा, किस तरह से किडनी हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब किडनी ने हाइपरटोनिक यूरिन जब प्रोड्यूस करना है ना, उस वक्त या तो वो हार्मोन्स की मदद ले सकते हैं, या फिर उनके अंदर एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसकी मदद से वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म्स में हम दो मैकेनिज्म्स की बात करेंगे कि किस तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो सकता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरे नंबर पे हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोन्स की मदद से। और पहले नंबर पे हम बात करेंगे किसकी मदद से, काउंटर करंट
मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किस तरह से यूरिन की कंसंट्रेशन के अंदर काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ब्लू लाइन की मदद से किडनी के अंदर इस नेफ्रॉन को दो रीजन्स में दिखाया हुआ है, एक कार्टिकल रीजन और एक मेडुलरी रीजन। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम कार्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन के अंदर मूव करते हैं तो नेफ्रॉन की बाहर वाली साइड पे जो फ्लूइड्स हैं, जिसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियम का, इस स्पेस को इंटरस्टिशियम का नाम देते हैं। यहां पर सोल्यूट या साल्ट की कंसंट्रेशन क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। यहां पर सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन मौजूद है कॉर्टेक्स के अंदर, और जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर एंटर हो रहे हैं तो वहां पर सोल्यूट या साल्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन ये है कि किस तरह से इंक्रीज करती है और क्यों इंक्रीज करती है, इसको हम देखेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की मदद से। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो मैंने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का थिक पार्ट दिखाया है आपको, जहां पर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। यहां से जब रीअब्जॉर्प्शन होती है तो बाहर इंटरस्टिशियम के अंदर, मैं यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम क्या है, इस नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द की जगह है। इंटरस्टिशियम के अंदर जब सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज करती है तो क्या होगा, वाटर यहां से इजीली डिफ्यूज कर सकता है बाहर वाली साइड पे। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसको मैं कह देता हूं वाटर परमिएबल। वाटर परमिएबल से मुराद है यहां से वाटर इजीली बाहर मूव कर सकता है। तो वाटर परमिएबल होने की वजह से यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियम के अंदर आ सकते हैं। इंटरस्टिशियम से वो बाद में एंटर हो सकते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर। अब जब हम बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की, असेंडिंग लिम्ब का जो पार्ट है जिसको थिक पार्ट का नाम दिया है, ये थिक पार्ट वाटर इम्परमिएबल होता है। वाटर इम्परमिएबल से मुराद है इसके अंदर से वाटर बाहर मूव नहीं कर सकता इंटरस्टिशियम की तरफ, इसलिए ये वाटर इम्परमिएबल पार्ट है। वाटर इम्परमिएबल पार्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर मूव नहीं करने देगा। अब यहां पे होता क्या है, यहां पर इंटरस्टिशियम के अंदर कुछ आयंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्टिवली से मुराद है एनर्जी को यूज करके यहां से सोडियम आयंस को बाहर निकाला जाता है। इंटरस्टिशियम के अंदर सोडियम आयन को बाहर निकाला जाता है, यहां से पोटेशियम आयंस को बाहर निकाला जाता है, और यहां से एक्टिवली क्लोराइड आयंस को बाहर निकाला जाता है। सोडियम और पोटेशियम को एक्टिवली बाहर निकाला जाता है और क्लोराइड आयंस पैसिवली उसके गिर्द मूव करते हैं। तो इंटरस्टिशियम के अंदर क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो सोल्यूट की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, वाटर यहां से बाहर मूव नहीं कर सकता इंटरस्टिशियम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल पार्ट है जिसको थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब का नाम दिया है। तो इसका मतलब है जब सोल्यूट बाहर वाली साइड पे जा रहे हैं, बाहर वाली साइड पे सोल्यूट ज्यादा होंगे तो यहां से क्या होगा, वाटर बाहर डिफ्यूज करेगा, लेकिन यहां से वाटर बाहर डिफ्यूज नहीं कर सकता। इसलिए इस पार्ट को डाइल्यूटिंग सेगमेंट का नाम भी दिया जाता है। डाइल्यूटिंग सेगमेंट से मुराद है कि यहां पर जो यूरिन मूव कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ, उसमें से ये आयंस को ऑब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वाटर की अमाउंट क्या हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, और सोल्यूट्स की अमाउंट क्या है, इंटरस्टिशियम के अंदर ज्यादा हो रही है। और जितनी सोल्यूट की इंटरस्टिशियम के अंदर अमाउंट ज्यादा होगी, यहाँ से वाटर क्या करेगा, बाहर वाली साइड पे डिफ्यूज करता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर दे दिया कि मेडुलरी रीजन जो है इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हाई किस तरह से हो रही है, और ये काम किसकी मदद से हो रहा है, एटीपी की मदद से। यहाँ पे एक हार्मोन का मैं इफेक्ट बताऊंगा, एल्डोस्टेरोन ये काम करवाता है। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर क्या है, यहां पर इंटरस्टिशियम के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन
इंक्रीज हो रही है। किस वजह से इंक्रीज हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। किसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, और साथ में क्लोराइड आयन की पैसिव मूवमेंट की वजह से। और थिक पार्ट जो है, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये वाटर इम्परमिएबल है। थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब क्या है? वाटर इम्परमिएबल, कि ये वाटर को बाहर मूव नहीं करने देगा। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोन्स किस तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ज्यादा से ज्यादा साल्ट्स को ऑब्जॉर्ब किया जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर। इंटरस्टिशियम के अंदर जब साल्ट्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आयंस बाहर की जानिब क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, बाहर की जानिब ऑस्मोटिकली फ्लो करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी, तो वाटर की कंजर्वेशन हो रही है यहाँ पे। तो जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मूवमेंट होती है, वहां पर भी मिनरल्स और आयंस वगैरह की क्या होती है? अब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ। इसको वैसे तो कार्टिको पेपिलरी ग्रेडियंट का या फिर कार्टिको पेपिलरी ओस्मोटिक ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है, लेकिन आपने सिंपल याद रखना है कि मेडुला के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। दूसरा मैकेनिज्म है हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोन्स किस तरह से वाटर की कंजर्वेशन के अंदर काम करते हैं। हार्मोन्स में दो हार्मोन्स याद रखिएगा, एक है एल्डोस्टेरोन और एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका एक और नाम भी है वेजोप्रेसन। वेजोप्रेसन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन और वेजोप्रेसन, पहले देखेंगे ये एल्डोस्टेरोन और वेजोप्रेसन आते कहां से है। एल्डोस्टेरोन और वेजोप्रेसन की अगर हम सिक्रीशन की बात करें, जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। जो किडनी की टॉप के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे वो एड्रीनल ग्लैंड दिखाता हूँ आपको। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड क्या है? ये वो ग्लैंड है जो कि किडनी की टॉप के ऊपर मौजूद है। इसकी डिटेल के साथ हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला की। ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। मैं यहां पर एल्डोस्टेरोन दिखा रहा हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन किस तरह से काम करेगा? और दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से मैं सिक्रीशन दिखाऊंगा किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड से मैं आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन दिखाता हूं। लेट्स सपोज कि मैं यहां पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस तरह से काम कर रहा है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेन। इसके अंदर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेट्स सपोज कि ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो बेसिक या दो मेन रीजन है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर से मुराद है फ्रंट साइड पे, जो फ्रंट साइड पे पार्ट है पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन का क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड के जरिए कहां पे मूव करता है? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट तक। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके ये एक्ट करेगा, और यहां पे जाके ये क्या करेगा? यहां पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन
एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहां से कोलेक्टिंग डक्ट से अब्जॉर्प्शन करवाएगा किसकी, वाटर की। किस तरह से ये वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि वाटर की अब्जॉर्प्शन के अंदर काम करती हैं, एक्वापोरिन्स वगैरह, उनकी मदद से आप सिंपली याद रखिएगा ये यहां से क्या करते हैं, वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो वाटर को कंजर्व किया जाता है जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है वाटर की, तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डायूरेटिक्स बोलते हैं यूरिन से रिलेटेड, तो ये आप कह सकते हैं कि कम यूरिन प्रोड्यूस करवा रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम भी मैंने बताया, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाता है। कब, जब वाटर की कंजर्वेशन की जरूरत है। दूसरा हार्मोन मैं दिखाता हूं, दूसरा हार्मोन मैं दिखा रहा हूं आपको, एल्डोस्टेरोन। ये किडनी की टॉप पे मौजूद है जी, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है किडनी की टॉप पे। ये एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, इस हार्मोन का क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किस तरह एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन ये किडनी की टॉप पे मैं दिखाता हूं आपको, एड्रीनल ग्लैंड, यहां पे एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है, हर किडनी की टॉप पे मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। इस एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, इस एल्डोस्टेरोन ने एक्ट करना है किस जगह पे, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है थिक पार्ट के ऊपर। किसके थिक पार्ट के ऊपर, असेंडिंग लिम्ब के थिक पार्ट के ऊपर। मैं इसको असेंडिंग लिम्ब के थिक पार्ट तक दिखाता हूं आपको, एल्डोस्टेरोन किस तरह से असेंडिंग लिम्ब के थिक पार्ट के ऊपर काम करता है। थिक पार्ट के ऊपर क्या करता है, ये यहां पर सेल्स से, यहां पर जो लिम्ब के सेल्स मौजूद है, थिक लिम्ब के सेल्स मौजूद है, इन सेल्स से सोडियम और पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इंटरस्टिशियम के अंदर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, एडीएच क्या करता है, ये सोडियम या फिर पोटाशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अब्जॉर्प्शन करवाता है। अब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है, इंटरस्टिशियम के अंदर, इंटरस्टिशियम के अंदर जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ओस्मोटिक फ्लो होगा किस चीज का, वाटर का। ओस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, वाटर ओस्मोटिकली फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो मजीद क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो यूरिन की कंसंट्रेशन या फिर यूरिन को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है, इसका हमने मैकेनिज्म देखा है। दो मैकेनिज्म, काउंटर करंट, इससे ज्यादा भी होते हैं, यूरिया साइकिल भी होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर काउंटर करंट, मल्टीप्लायर और हार्मोनल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो पार्ट मैंने दिखाया है आपको, इसके अंदर हमने बात की है हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म। ये था किस तरह से किडनीज कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं।